हाय ऑल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेवोल्ट ऑफ 1857। तो इसमें से अगर खाली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आपका प्री के लिए भी इम्पोर्टेंट है और मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अब प्री में जो यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं वो इस तरह के है कि किस पर्सनैलिटी ने ये कहाँ से लीड करा। ठीक है, जैसे तात्या टोपे थे तो वो कहाँ पे लीड किया। हजरत आपकी महल हजरत बेगम महल थी, आपने उन्होंने कहाँ से लीड किया आपका। ठीक, तो इस तरह से आपके क्वेश्चन आएंगे। मेंस में जो आपका यहाँ से क्वेश्चन आता है वो जनरली नेचर ऑफ द रिवोल्ट, कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट या इसके इम्पैक्ट से रिलेटेड रहता है। तो इसका हम इस लेक्चर का एक बार मैं बेसिक आउटलाइन बता देता हूँ आपको। आउटलाइन से आपको ये हेल्प होगी कि आपको इस लेक्चर के दौरान एक रोड मैप सा रहे कि अभी हमने कितना कवर कर लिया ये लेक्चर और कौन कौन सी डायमेंशन बची हुई हैं, कौन सी कवर कर ली है। तो सबसे पहला जो एक इम्पोर्टेंट चीज रहती है इस लेक्चर में कम से कम वो है कि इसका नेचर, कि मैंने रेवोल्ट ही क्यों लिखा है। यहाँ पे दो वर्ड आ जाते हैं, एक म्यूटिनी आता है और एक रेवोल्ट आता है। वो म्यूटिनी जो है वो खाली ब्रिटिशर्स यूज करते थे या ब्रिटिश हिस्टोरियन ने यूज किया है। वाई? बिकॉज दे वर रूलिंग द इंडिया और उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आर्मी में उनकी आर्मी के कुछ ऑर्गन उनके तरह से बिहेव या ऑर्गेनाइज होके काम नहीं कर रहे हैं, देन इट वाज कॉल्ड एज ए म्यूटिनी। बट फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ इंडियंस, इंडियन हिस्टोरियंस एंड नेशनलिस्ट, इट वाज ए रिवोल्ट। तो इसमें कौन से हम जो लेक्चर प्लान के अकॉर्डिंग जो पार्ट्स हैं जो हम कवर करेंगे वो कुछ इस तरह से होंगे कि सबसे पहला हम देखेंगे वेयर एंड हु। वेयर का मतलब है कहां पर हुआ और किसने लीड किया। सेकंड जो इंपॉर्टेंट रहेगा, कॉजेज क्या थे भाई इसके। तो इसमें हम अलग अलग डायमेंशन भी चेक कर लेंगे। सोशियो रिलीजियस आपका आगे, इकोनॉमिक हो गया, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, ये सब हम डायमेंशन चेक कर लेंगे। तीसरा जो आपको इंपॉर्टेंट रहेगा वो ये था इसका इम्पैक्ट आने वाले टाइम में क्या रहा, या आगे आने वाले हिस्टोरियंस ने या आने वाले नेशनलिस्ट ने इसको किस तरह से देखा या कैसे उनको हेल्प मिली और क्या इसके कारण एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेज आए उसके बाद जो जस्ट बाद आए। और एक आपका पिछले साल एक HCS में यहाँ से हिस्ट्री ऑप्शन में क्वेश्चन आया था, हम उसको भी देख लेंगे। ये आपका लेक्चर प्लान है हमारा। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो वेयर एंड हु। तो जैसे ही क्वेश्चन आए कि कहाँ पे किस पर्सनैलिटी ने लीड किया, आपको जल्दी से एक डायग्राम बना लेना है। आपको खाली नॉर्दर्न इंडिया का ही बनाना है। एज यू ऑलरेडी नो कि नहीं पता है तो अब जान लीजिए कि रिवोल्ट ऑफ 1857 तो खाली नॉर्थ इंडिया तक ही सीमित था। इसके क्यों सीमित था इसका हम पॉइंट अभी देखेंगे। कॉजेज में क्यों ये लिमिट रहा या इसकी लिमिटेशंस क्या थे, फेलियर होने के क्या कारण थे, इसके उसमें डायमेंशन में देखेंगे। तो एक मैप बना देता हूं मैं। अगर ये अपना इंडिया है तो इसमें आपको सबसे पहले दिखा देना वेयर एंड हु। तो इसमें हम खाली पर्सनैलिटी की बात कर रहे हैं, मैं कॉजेज की बात नहीं कर रहा, मैं क्या इम्पैक्ट रहे उसकी बात नहीं कर रहा। सो इट इज मोस्टली ए प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू टॉपिक। तो इसमें हम एक ही चीज देखेंगे। तो ये आप कह सकते हो तो रटने का है तो रट लीजिएगा, याद करने का अगर आप समझ के कर रहे हैं इवन बेटर। तो आपका जो लखनऊ है, कानपुर है, मैप पे बनाएंगे तो आपको जल्दी रहेगा वो एक्चुअल में जगह कहाँ पर है। बैरकपुर जैसे आपको पता ही है कि वेस्ट बंगाल में है। यहाँ पे मंगल पांडे ने रिवोल्ट स्टार्ट किया था। कहाँ कब किया था? मार्च में 1857 में।
सिमिलरली आपका लखनऊ में किसने स्टार्ट किया और कानपुर में किसने स्टार्ट किया? लखनऊ में आपका किया था हजरत महल बेगम ने। क्यों किया था? क्योंकि इनको कानपुर जो रेजिडेंसी थी या इनका जो किंगडम था, उनके जो किंग थे वो तो गुजर गए थे और इंग्लिश वर डिनाइंग हर रेनिंग पावर। इस कारण इन्होंने किया। कानपुर में कौन थे? तो नाना साहेब थे। अब नाना साहेब कौन है? नाना साहेब आपको बताओ, पेशवा बाजीराव टू ने उनका अडॉप्ट किया था नाना साहेब को। और नाना साहेब जब पेशवा बाजीराव टू जो गुजर गए थे तो ये इनको भेज दिया गया था कानपुर, ऑब्वियसली बिकॉज एंग्लो मराठा वॉर्स हुए, उनमें जो मराठाज की हार हुई उसके कारण इनको यहाँ पर आना पड़ा, कानपुर में आके रहे। अब नाना साहेब का जो इशू था ब्रिटिशर्स के साथ, उनमें एग्रीमेंट हुआ था एंग्लो मराठा वॉर में कि इनको इनकी पेंशन्स मिलती रहेंगी। तो अब हुआ क्या कि नाना साहेब ने अपने एनवॉय को ब्रिटेन में भेजा कि भाई मेरे को मेरी पेंशन आपने कहा था इस एग्रीमेंट में है, मेरे को उस हिसाब से मिल तो नहीं रही मेरी पेंशन, कहाँ पर है वो? तो इनके एनओए को वहां पर जाके पता चला कि भाई पेंशन तो नहीं मिलेंगी, ये इशू तो रहेगा। तो जैसे ही उनको ये पता चला तो ये भी इस मूवमेंट में उस टाइम पे जुड़ गए थे। अब इनके जो कमांडर हैं तात्या टोपे, जब इनको दिखा नाना साहिब को कि अभी अटैक काफी स्ट्रॉन्ग हो रहा है, मतलब इसका रिपल्शन आ रहा है, तो उन्होंने तो एग्री कर लिया था उस टाइम की ब्रिटिश की कंडीशंस को। बट तात्या टोपे जो इनके कमांडर थे उन्होंने एग्री नहीं किया और वो नॉर्दर्न बेल्ट में यहाँ तक आपके हरियाणा में भी आए थे, इन्होंने यहाँ पर आके भी लड़ाई लड़ी थी। तात्या टोपे को आखिरकार फांसी की सजा मिली थी। तो ये 3-4 पर्सनैलिटी हैं। एक जो आपका मेरठ में है, मेरठ में क्या रहा कि मेरठ में करीब करीब, यहाँ पर्सनैलिटी नहीं है बट ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे करीब करीब 4000 सोल्जर्स ने क्या किया कि वो उन्होंने अपराइजिंग करी। क्यों अपराइजिंग करी? क्योंकि बैरक वार वाले इंसिडेंट के बाद जब यहाँ पे काफी जो म्यूटिनियर्स थे जिन्होंने एनफील्ड गन्स यूज करने से मना कर दिया था, जैसे आपने मंगल पांडे मूवी में देखा होगा। क्यों मना किया था? क्योंकि वहां पे काऊ और पिग की चर्बी यूज कर रहे थे, फैट यूज कर रहे थे, इस कारण से उन्होंने मना कर दिया था। तो बैरकपुर में उन सबको फांसी की सजा हुई। तो उसके कारण 4000 जो सोल्जर्स थे, यस ऑल इंडियंस, उन्होंने क्या किया कि अगर हम यहाँ जाएं दिल्ली में और यहाँ पर हमारा जो रेनिंग पावर है अगर वो मुगल सुल्तान को दे दें, क्योंकि अब तक तो वही रूल करते आए हैं अंग्रेजों से पहले, तो शायद हमें कुछ रेस्पेक्ट या फिर जो हमारी बातें हैं वो सुनी जाएं। तो इनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि रिस्टोर द मोनार्की। तो ये यहाँ पर गए और बहादुर शाह जफर आपके रूलर थे उस टाइम पे, जो काफी ओल्ड थे उस टाइम पे, वीक थे। इनके जो सन्स थे वो ऑलरेडी डिपोज्ड ऑफ कर दिए गए थे काफी। तो बहादुर शाह जफर वाज नॉट एग्रीइंग, बट इनको काफी मनाया गया काफी, तो उन्होंने रिलक्टेंटली एग्री किया था। ही वाज नॉट समवट कि ऐसा है कि मेरे को आके रिस्टोर करेंगे, नो। बहादुर शाह जफर टू को इसका बाद में अपना क्या कहूँ मैं सजा भी चुकानी पड़ी कि बहादुर शाह जफर टू को जब ये रिवोल्ट आपके 1857 के बाद 1850 करीब 858 के भी हाफ में जाके जब एंड हुआ तो उनको भेज दिया गया था आपका कहाँ, अंडमान एंड निकोबार में। तो ये कहानी है वेयर एंड हु की। अब जो इम्पोर्टेंट अगला पॉइंट है कोजेस। कोजेस क्या क्या है, इसमें हम फेलियर्स के कारण भी देखेंगे कि ये जो पूरा रिवोल्ट था ये फेल क्यों हुआ। तो कॉजेज में क्या है कि हम इसको डायमेंशंस में पढ़ लेते हैं, या मैं कहूँ ऐसे सिलोज बना के, वो आपको अंडरस्टैंडिंग में और आंसर राइटिंग में दोनों काफी हेल्प करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मिलिट्री कॉजेज। तो मिलिट्री कॉजेज में जो आपको याद रखना होगा या लिखना होगा वहां पे, वो ये है कि सब पार कंडीशंस, क्योंकि जो इंडियंस जो सोल्जर्स थे उनकी जो कंडीशंस थी या जैसे उनको ट्रीट किया जाता था दैट वाज नॉन ह्यूमन। उनको सलर्स
उनको गालियां मिलती थी, वहां पे उनकी जो पेमेंट थी वो भी कंपेरेटिवली बेसिस पे काफी कम थी, उनके प्रमोशंस थे वो भी उनको उतने ही काम पे नहीं मिलते थे। जैसे यहाँ पे हमें जो इंडियन सोल्जर्स की जो रैंक थी नॉन कमीशंस में, वो थी आपकी नायब सूबेदार, बट नायब सूबेदार में भी करीब करीब ओनली 1% ही इंडियंस थे। डिफरेंट सोर्स इसको करीब करीब 2-3 भी कहते हैं, बट आपको फिर भी ये जो क्या कहूँ मैं कि जो कमी है जो किसी भी क्योंकि प्रमोशंस तो हर कोई सोल्जर चाहेगा अगर वो इफ ही इज पुटिंग इन वर्क, बट ये यहाँ पे ड्युअलिटी ऑफ मिलिट्री है या इनकी थी। तो मिलिट्री कॉलेज में आपको ये ध्यान तो रखना है कि सब पार कंडीशन हो गई है। उसके बाद क्या हुआ कि जनरल एनलिस्टमेंट एक्ट जो आया था, जनरल एनलिस्टमेंट एक्ट 1856 का था शायद ये, हाँ 1856 में आया था, 1857 में आपका ये नोटिफाई हुआ था। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इस एक्ट में या अमेंडमेंट कर दी गई कि इंडियन सोल्जर्स को या एवरी सोल्जर विल नीड टू गो वेयर एवर द ड्यूटी रिक्वायर्स। तो उसमें इसका मतलब ये निकला कि आपको समुद्र भी पार करके जाना होगा। उस टाइम पे जो इम्पोर्टेंट चीज थी वो ये थी कि 80-85% जो थे वो ब्राह्मण्स थे, और ब्राह्मण्स के लिए समुद्र पार करना आज, या मैं कहूँ इसको ओशन को पार करना आज कंसिडर्ड सिन। ये एक बहुत बड़ा इश्यू बना। और तीसरा जिसका आप हर जगह सुनते हैं, एनफील्ड गन का इश्यू, वो तो है ही। एनफील्ड गन में आपका काउ एंड पिग, तो ये तीन आपको फटाक से ये पॉइंट मेंस में आएगा आंसर क्वेश्चन, तो आपको ये तीनों मेंशन करने ही करने हैं। प्रीलिम्स के लिए आपको हमेशा यहाँ ध्यान रखना होगा कि एनफील्ड गन आ गया, या फिर मिलिट्री गन में, और जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है कि अगर वो कह दे कि भाई इंडियंस जो थे वो करीब करीब 50% थे लोअर रैंक्स में, तो आपको ध्यान रखना होगा इंडियंस की जो लोअर में थी वो करीब करीब आपकी वही फिर से 80-85% थी, बट जो ऊपर वाली थी वो सारी की सारी इंग्लिश की थी। ऊपर वाली मेरा मतलब कमीशन, और ये नॉन कमीशन रैंक में। जहाँ पे नंबर्स का थोड़ा मेंशन आ जाए या फिर कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का है या कोई नेम है, वो आपका प्रीलिम्स में डेफिनेटली पूछा जा सकता है, उससे अलग भी पूछा जाएगा, बट ये चीजें तो है। जनरल एनलिस्टमेंट एक्ट है, ये पूछ लिया किस कोड से रिलेटेड है, तो ये आपका प्रीलिम्स के लिए डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। ये मिलिट्री कोड है। इससे अगला भी देख ही लेते हैं, इसमें जगह है अभी। तो जैसे कि सोशो रिलीजियस, सोशो रिलीजियस कोजेस क्या होते हैं? जो कि सोशल सोसाइटी से रिलेटेड कर रहा हो, रिलीजन से रिलेटेड कर रहा हो। तो सबसे पहले तो आपको जैसे हमने पढ़ा है कि भाई सती प्रथा, तो सती को जो बैन कर दिया गया था 1829 में, दैट वाज कंसिडर्ड एज ए, दो भी हम हमारा इसको आज के टाइम पे रिफॉर्म्स देखते हैं, डेफिनेटली रिफॉर्म था भी, बट काफी एक इंडियन सेक्ट ऐसा भी था जो कि उस टाइम पे इसको एक इंटरफेरेंस दे रहा था। हमारे जो रिफॉर्म्स हैं वो इंडियंस खुद करेंगे, हु आर यू टू डू दैट। तो इसमें आपके जो पर्सनैलिटी हैं जो इनसे रिलेटेड है, राधा कांत देव हैं, जो कि इस इंटरफेरेंस वाली थ्योरी को सपोर्ट कर रहे थे कि दिस इज वाज एन इंटरफेरेंस। और जो इम्पोर्टेंट लेजिस्लेशन है वो है आपका हिंदू सक्सेशन एक्ट में, या हिंदू जो आपका प्रॉपर्टी एक्ट था उस टाइम का, उसमें अमेंडमेंट आया कि हिंदू अगर कोई क्रिश्चियन है, या सॉरी कोई हिंदू है और वो आपका क्रिश्चियन बन जाता है, क्रिश्चियन धर्म में तब्दील करता है, तो उसके जो प्रॉपर्टी राइट्स यहाँ पे हैं, जो इनहेरिटेंस के हैं, वो सेम यहाँ पर भी होंगे, सेम। तो इसका मतलब काफी पर्सनैलिटीज ने या लीडर्स ने इसको इस तरह से ट्रीट करा कि यू आर ट्राइंग टू मेक इंडिया क्रिश्चियन कंट्री, क्योंकि तुम सेम जो कंडीशंस यहाँ हैं वहां भी होंगे, एंड डेफिनेटली द रूलर इज क्रिश्चियन, ही वांट्स ऑल द
सिटीजन्स, प्रजा या उसके रूल्ड ओवर पीपल्स को क्रिश्चियन तब्दील करना चाहता था। ओके, ये आपके सोशल रिलीजियस कॉजेज में दो सबसे इंपॉर्टेंट हैं। एक और जो है इसमें वो है कि जो वेस्टर्न एजुकेशन थी, जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन में भी है, बट उसकी सोशल जो डायमेंशन है, रिलीजियस तो नहीं, वो ऐसा दिखा लग रहा था उस टाइम पे कि यू आर अंडरमाइनिंग द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। जो पहले के हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, आप उनको नीचा दिखाते हो। जैसे कि मकाउले मिनट्स में जो मकाउले थे, उन्होंने कहा था कि इवन द वन लाइब्रेरी ऑफ इंग्लिश इज ग्रेटर देन ऑल द कंबाइंड बुक्स ऑफ इंडिया। तो उनका इस लाइन्स पे को कमेंट था, तो जो कि दिखाता है कि वो अपनी लिटरेचर के ऊपर उनका काफी एक घमंड था, तो इंग्लिश का। ये आपके सोशल रिलीजियस कॉजेज आ गए, ये आपके मिलिट्री कॉजेज आ गए। अब जो रह गया है वो है पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कॉजेज, वो और देखते हैं। और एक इंपॉर्टेंट फिर भी रह जाएगा, उसके लिए हमें पूरी अलग डायमेंशन जाननी होंगी। पहले दो चीजों को कि सब्सिडियरी अलायंस क्या है वो भी देखते हैं धीरे धीरे। तो तीसरा पॉइंट जो है एडमिनिस्ट्रेटिव, क्या लेते हैं इसको। तो इसमें आपको दो चीजें जाननी है कि एक तो सब्सिडियरी अलायंस क्या है भाई, सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम, इसने बनाया क्या है, और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है। क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन थे इस रिवोल्ट के, वो कहीं ना कहीं इन्हीं दोनों डायमेंशन से पूरे के पूरे निकल के आते हैं। तो सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम के बाद आप डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को समझ पाओगे। सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम क्या था, तो किसी भी चीज को समझना होता है पहले उसके वर्ड्स पे जाओ। सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम तो मतलब पूरा सिस्टम हो गया। तो इसका मतलब ये होता है, मान लो कि एक बड़ी स्टेट है ये, और ये इसका लीवर है। तो ये स्टेट इसके पास आती है, ये कहती है कि आई कैन अटैक यू, बट मैं तुम्हें अटैक कर सकता हूँ, बट मैं अटैक नहीं कर रहा, नाउ पे मी मनी फॉर इट। दैट इज द बेसिक कंसेप्ट। अब इसमें होता क्या है, हाउ विल यू पे मी मनी, कि तुम मेरा एक रेजिडेंट यहाँ पे रहेगा, मेरा एक जो इतने सारे रेजिडेंट हैं उनमें से मैं किसी एक को यहाँ पे रखूंगा, तुम्हें रखना होगा तुम्हारे एक्सपेंसेस पे। जो तुम्हारी आर्मी है तुम उसको पूरा डिसबैंड करोगे, मतलब तुम्हें आर्मी नहीं रखनी है। मेरी जो आर्मी है वो आपकी यहाँ पे रहेगी, आप आर्मी नहीं करोगे। और मान लो कि आपके किसी पहले की किसी स्टेट के साथ रिलेशन है, वो सारे अब आपके मेरे रेजिडेंट के थ्रू होके आएंगे। तो एवरी कन्वर्सेशन या किसी भी तरह के डिप्लोमेटिक डायलॉग्स होंगे आपकी स्टेट या मेरे रेजिडेंट। तो रेजिडेंट जो वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ, आप इसको इस तरह का एनवॉय समझ सकते हैं, जो आज के टाइम पे एम्बेसडर्स। तो ये सब्सिडियरी अलायंस ट्रीटी थी। अब इसमें रूलर क्यों चाहेगा ये, तो रूलर का चाहने का या सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम को मैं कहूँ कि साइन क्यों करते थे, तो इसका ये होता था कि दिस स्टेट्स आर आल्सो अटैकिंग ईच अदर। जैसे हम पढ़ते हैं कि मराठा कर्नाटिक, ठीक है, या मराठा मैसूर, ठीक है, जो आपको एंग्लो मराठा वॉर्स हो गए। तो इसमें यह कि पहले तो हम तुम्हारे ऊपर अटैक ही नहीं करेंगे तो एंग्लो मराठा वॉर नहीं होगा। मराठा मैसूर नहीं करेगा तो मतलब ये कि अगर मैसूर ने मराठा के ऊपर अटैक किया, मैसूर ने मराठा के ऊपर अटैक किया और मराठा ने सब्सिडियरी अलायंस साइन कर रखी है, देन इंग्लिश विल फाइट फ्रॉम द साइड ऑफ मराठास, हम तुम्हें प्रोटेक्ट करने आएंगे। बेसिक मतलब ये है। तो एक तरह का इंश्योरेंस था। अब एवरीबडी वांट्स टू साइन दिस ट्रीटी बिकॉज एक तो आपको ये सिक्योरिटी दे रहा है, एंड दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नीड एट दैट टाइम। तो ये आपका सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम है। अब देखते हैं कि हम इसमें स्टार्ट किसने किया। तो आपका जो स्टार्ट है ये आपका डुप्लिक्स करके एक आपके गवर्नर जनरल थे, किसके थे, ये आपके फ्रेंच के थे। जो फ्रेंच इंडिया ईस्टर्न इंडिया कंपनी आई थी उनके एक डुप्लिक्स थे गवर्नर, उन्होंने इसके साथ ये पहली बार किया। और किसके साथ पहली बार हुआ था, ये निजाम ऑफ हैदराबाद के साथ।
वाज द फर्स्ट वन टू साइन इट। मराठा, जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि मराठा ने ये कब साइन किया था, तो मराठा को आपको याद रखना है कि देखो मराठा जो किंगडम है वो पेयर है, उसमें काफी सारी आपके स्टेट्स हैं या फ्यूडल लॉर्ड्स हैं। तो सबसे पहले जो आपका पेशवाज ने साइन किया था वो 1803 में किया था बस। और जो लास्ट मराठा जो साइन करने वाले थे वो आपके शायद होलकर हैं, होलकर्स ने 1800 शायद नहीं, होलकर ही हैं, होलकर्स ने 1818 में साइन किया था। ये आपका सब्सिडरी अलायंस सिस्टम था। अब जो स्टेट, इस केस में ये जो स्टेट यहाँ पे जो रूल्ड ओवर है, दैट वाज कंसिडर्ड अंडर द सोवर्निटी ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश की सोवर्निटी के अंदर है। अब होता क्या है, अब डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट्स पे आ गए हैं जानने के लिए। डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट्स में ये होगा कि मान लो कि ये किंगडम है, इसकी एक लीनियज है, ये राजा है, ये उसका बच्चा है, उसका सन है, फिर उसका सन हुआ, और मान लो कि इसका कोई बायोलॉजिकल सन नहीं है या बायोलॉजिकल हेयर भी नहीं है इसका, तो होगा क्या कि अब तक हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग भी आप अडॉप्ट कर सकते हैं, या फिर आपकी कोई डॉटर है तो उसका सन भी रूल ओवर कर सकता है। बट डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट्स में ये इन्होंने रूल कर दिया, या इन्होंने पावर जो यूज करी वो ये है कि यू कैन नॉट, अगर आपका बायोलॉजिकल चिल्ड्रन नहीं है तो वो आपका एयर नहीं हो सकता है। ये थी आपकी डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट्स। इस पर फिर से वर्ड पे ध्यान दीजिए, डॉक्ट्रिन मतलब एक काइंड ऑफ क्या कहूँ, सिस्टम हो गया। लेफ्ट्स का मतलब है जैसे सन होता है, लेफ्ट्स हो जाता है शाम को, तो इसका मतलब हुआ कि आपकी जो किंगडम था वो एक बार ऊपर उठा है और नाउ इट हैज टाइम फॉर इट्स टू लेफ्ट्स। तो जैसे कि कई बार हम एक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं कि इसका जो सनसेट क्लोज है या लेफ्ट्स क्लोज है वो 10 ईयर्स की है, 5 ईयर्स की, 1 ईयर की है, तो वो लेफ्ट्स का मतलब होता है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट्स में आपके जो प्रीलिम्स के क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे कि कौन कौन सी स्टेट डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट्स से करी गई है, या मतलब उसके तहत सब्जुकेट की गई है। तो इसमें आपको याद रखना होगा सतारा। अब यहाँ पे एक जो ट्रिक आती है वो ये कि अवध को किसमें करा गया था, ठीक है, सतारा हो गया, जैतपुर हो गया, ठीक है, तो अवध ये दोनों आपके 1848 में। और जो सबसे पहले की गई थी 1800 की टूर थी। अभी बता दूं मैंने अवध क्यों लिखा है, क्योंकि ये एक काइंड ऑफ फेवरेट क्वेश्चन बन चुका है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट्स के में अवध को सब्जुकेट किया गया था। अवध को सब्जुकेट किया गया था, पॉलिसी के अंदर ही किया गया था, बट वो डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट्स नहीं थी, वो डॉक्ट्रिन ऑफ थी माल एडमिनिस्ट्रेशन, और वो 1848 में ही यूज हुई थी। तो ये डिफरेंस है यहाँ पे कि बाकी सारी जो स्टेट्स हैं और भी आपकी काफी हैं, बट जो इम्पोर्टेंट है वो सतारा, जैतपुर, कित्तूर। अब कित्तूर 1824 का में यूज हुई, और डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट्स के साथ जो पर्सनैलिटी ज्यादातर एसोसिएट की जाती है वो आपकी डलहौजी। यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना होगा कि डलहौजी ने सबसे ज्यादा यूज किया है इस पॉलिसी को, बट डलहौजी तो देखो 1846 के करीब आए थे आपके, ठीक है। तो डलहौजी वाज नॉट द पर्सन हु क्रिएटेड इट और ओरिजिनेटेड इट। तो ओरिजिनेट जब हुई थी करीब करीब आपके 1820 के आसपास हुई थी। फिक्स डेट इसलिए नहीं है क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की पॉलिसी आई थी, वहां से ये रिफाइन होता गया कि इसका कितना हम एक्सटेंट से कितना तोड़ मरोड़ कर सकते हैं इस पॉलिसी में। कभी मॉल एडमिनिस्ट्रेशन आ गया, कभी ये बता दिया कि आपने प्रॉफिट्स में या आपने बुक कीपिंग में कोई प्रॉब्लम करी है। तो देवर इंग्लिश वर यूजिंग एवरी ट्रिक इन देयर बुक्स टू टेक ओवर एनी स्टेट, एंड दे आर कॉलिंग इट द रूल्स। तो ये आपकी थी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज। अब जो रह गया है, जो इम्पोर्टेंट है, वो रह गया पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक, या खाली इकोनॉमिक ही, क्योंकि पॉलिटिकल तो उस टाइम पे हम कह नहीं सकते कि जब तक पीपल्स इन्वॉल्व नहीं है किसी स्टेट में तो पॉलिटिकल होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एनीवे, तो पॉलिटिकल छोड़ के हम इकोनॉमिक का जो है डी डायमेंशन हमारी इकोनॉमिक कॉजेज।
या फिर आपको इसमें पॉलिटिकल भी लगाना है, तो मैं पॉलिटिकल का एक ही पॉइंट रहता है वैसे तो, ये था कि इवन आफ्टर रूलिंग फॉर, देखो आप इन्होंने जो ओवरटेक करना था, स्टार्ट करना था कॉलोनाइजेशन का, वो करीब करीब आपका बैटल ऑफ प्लासी 1752 से हो चुका था, 1557 आ गया था, 100 ईयर्स। और अब तक इंडियंस को ना तो एडमिनिस्ट्रेशन में, ना रूल मेकिंग में, लेजिस्लेशन में कहीं पर कोई एक सॉलिड प्लेस, या मैं कहूँ कि जब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखना होगा वो ये थी कि देयर वाज नो प्लेस फॉर इंडियन इन द लेजिस्लेचर एंड रूल मेकिंग, इन ब्यूरोक्रेसी आल्सो, जुडिशरी, यही जो आपके तीनों ब्रांच है, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, इनमें इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन निल है। ये आपका पॉलिटिकल रीजंस है। अब जब इकोनॉमिक रीजन था, अब आपको इसमें काफ़ी बार आता है ये कि वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो गई थी, वहाँ पे मेरा मतलब ब्रिटेन में इस टाइम पे इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो गई थी। तो जो इंडिया से जो रॉ प्रोडक्ट जा रहा है, जैसे कि आपका कॉटन जा रहा है, आपका सिल्क जा रहा है, आपका शुगर केन जा रहा है, ठीक है, ये सारे प्रोडक्ट्स वहाँ पे हम उनका, कॉटन से मैंने कपड़े बना लिए, ठीक है, शुगर से मैंने चीनी बनाई है, गुड़ बनाया है, और जितने प्रोडक्ट्स हैं उन सब का मैंने फाइनल प्रोडक्ट बनाया, और फाइनल प्रोडक्ट वापस कहाँ है, इंडिया में ही आके बेच दिया है। तो इससे हुआ क्या कि तुम रॉ प्रोडक्ट को कम दामों पे खरीद रहे हो, जो फाइनल प्रोडक्ट है वो काफी दामों पे बिक रहा है। इंडिया के लिए तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, क्यों, डिबेंचर्ड लेबर कहेंगे हम। डिबेंचर्ड लेबर होता है जो बंधुआ मजदूरी होती है। क्यों हुई ये बंधुआ मजदूरी, क्योंकि जब लेबर के पास काम ही नहीं था, दे वर फोर्स्ड टू डू एनी काइंड ऑफ वर्क, और एनी काइंड ऑफ वर्क में इन्होंने, जैसे कि आप गोमस्तका करके आपने कभी प्रीलिम्स में की तैयारी में ये सुना होगा, तो गोमस्ता जो थे वो ज़्यादातर आपके थे बंगाल में ही। तो ये EIC के आपके एजेंट्स थे जो कि जाके गांव-गांव जाके घूमते थे, और वो आपको साइन अप करते थे लेबर को, जो आज के टाइम पे हम दलाल कहते हैं या फिर एजेंट कहते हैं, जो आपका काम साइन अप करवाते थे। तो ये इनका काम रहता था, को मस्त, इनका काम जो रहता था वो ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे काम में लाया जाए। और काम क्या था इनका, ज़्यादातर हैंडीक्राफ्ट वाला जो कि प्राइमल काम है, या फिर आपका इंडिगो कल्टीवेशन। इनका इनमें प्रॉफिट ऑलमोस्ट निल होता था, क्योंकि जो प्राइस था पहले ही सेट हो चुका था कि आपको इस प्राइस पे ही खरीदूंगा, इससे ज़्यादा में मैं नहीं खरीदूंगा। तो ये आपका डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया। जो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे वो है लैंड रेवेन्यू। जो लैंड रेवेन्यू था, जैसे कि नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस में सबसे ज़्यादा जहाँ पे महलवारी थी, मैकेंजी रीज वो पर्सन है जिन्होंने महलवारी को इंट्रोड्यूस किया था नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस में। अब महलवारी में क्या होता था कि देखो, जब ये पॉलिसी बनती है ना, तो जो बनाने वाला होता था, चाहे वो आपका कोई सा भी ब्यूरोक्रेट हो, कौन सा भी हो, कहीं पर हो, तो वो ज्यादातर क्या करते थे कि वो तो एक सिस्टम में बनाया उन्होंने कि यहाँ पर मान लो कि ये पार्सल ऑफ लैंड है, इसका हमने देखा कि फर्टिलिटी इतना है, एक्स अमाउंट है, तुम इतना एक्स का मेरे को 1/2 1/3 दे देना या 1/4 कर देना। अब ऐसे में क्या होता था, उन्होंने अच्छे से रूल भी डिफाइन कर दिए कि अगर आपकी फर्टिलिटी x-2 है, x-5 है, कुछ भी है, तो उस हिसाब से ये फ्लक्चुएट होता रहेगा। बट ग्राउंड पे हमेशा, चाहे आपका तीनों में से कौन से भी लेना, परमानेंट सेटलमेंट या फिर महलवारी, वहाँ पर आपका ग्राउंड पे जब इस इम्प्लीमेंटेशन होती थी लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट की, मतलब जिसमें हम लोगों से या फार्मर से या पीजेंट से आपका लैंड रेवेन्यू जो लिया जाता था फसल का, वो हमेशा ज़्यादा होता था। मतलब फिक्स हो गया, आप चाहे इसमें कितना ही क्या कहूँ मैं, उस टाइम पे तो यूरिया तो नहीं होता था, बट उस टाइम पे आप कितनी अपनी फसल पे मेहनत कर लो, अगर आपको मान लो कि 1/2 अगर मेरे को लैंड रेवेन्यू देना है, तो मेरे पास ज़्यादा इंसेंटिव नहीं है अपने प्रोडक्ट को बेटर बनाने का।
तो उनको अगर उतना ही देना पड़ रहा है तो अपना जो इंडियन एग्रीकल्चर था वो स्टेगनेट हो गया उसके कारण। ये आपके इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक पॉइंट्स हैं। अब देखेंगे हम कि कॉजेज तो हैं, ये तो हो गए। अब कॉजेज ऑफ फेलियर तो बताओ कि भाई ये जो पूरा का पूरा रेवोल्ट था, अगर ये सक्सेसफुल हो जाता तो इंडिया को फ्रीडम मिल ही जाती। सक्सेसफुल तो हम तभी कहेंगे ना। तो कॉजेज ऑफ फेलियर में आपका सबसे पहले आएगा कि नो नेशनल पर्सनैलिटी। ये आप समझ ही गए होंगे जैसे ही मैंने लिखा। ये इसका मेरा कहने का मतलब क्या है, एवरीबडी वॉज फाइटिंग फॉर देयर ओन लिटिल किंगडम और their own incentives and there was no national goal। जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई के बारे में हम पढ़ते हैं, तो रानी लक्ष्मीबाई वाज ए ब्रेव लीडर डेफिनेटली, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट आपको उनका स्लोगन पता हो तो मेरा झांसी नहीं दूंगी नहीं दूंगी, ये था। तो इससे सिंपल सा जाहिर होता है कि उनके जो उस टाइम के जो गोल थे वो ये था कि मैं मेरे किंगडम को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। आई डोंट हैव मच टू डू विद इंडिया कंसेप्ट। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे इंडिया कुछ एज ए नेशनल फीलिंग नहीं था। इंडिया वर्ड तो था डेफिनेटली, महाराष्ट्रियन के लिए, बंगालियंस के लिए वो थीम थी। अब इसमें नेशनल पर्सनैलिटी, तो आपके जो जैसे 4000 सोल्जर्स यहाँ पे उठे और वो चले गए, तो इसका मतलब क्या हुआ? या आपने कोई सोचा नहीं, इसका सोचा नहीं है मतलब कि नो प्लान्ड अपराइजिंग, नो प्लान्ड ऑर्गेनाइजेशन अपराइजिंग। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यूज ऑफ द ओल्ड टेक्नोलॉजी आर्म्स बाय इंडियन म्यूटेनियर। जैसे कि वहां पे जो जब आपके उस टाइम पे थे बैरिक से लेके आ गए थे ज्यादातर जो सोल्जर्स थे, बट जैसे ही आप एमओ से रन आउट हुए, उस टाइम पे आपके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं था। सो उन्होंने क्या किया, वापस अपना तलवार और बैट नहीं है, ये स्वॉर्ड है, तो आप बेसिक वेपन्स पे आ गए थे बहुत जल्द ही। क्योंकि ये फाइट जो है बहुत जल्दी का मेरा मतलब है, ये फाइट करीब करीब आपकी 1 साल 6 महीने चली थी, 1 ईयर 6 मंथ। इतने टाइम में एमओ जो है किसी भी आर्मी का डेफिनेटली उनको लॉजिस्टिकल नीड्स होती हैं, जो कि हमारी वाली एक पुअर ऑर्गेनाइजेशन के तहत उतना फुलफिल नहीं कर पाए। तो ये इसका नेशनल ओल्ड टेक्नोलॉजी का मेंशन करेंगे। जो अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इनकी जो अपील थी वो लिमिटेड थी। इन जो रेवोल्यूशनरी हैं यहाँ पे, कि जैसे रानी लक्ष्मीबाई की अपील जो झांसी तक सीमित है, हरियाणा में किसी पर्सन को उनके बारे में नहीं पता है। सिमिलरली अगर मैं ज्योग्राफी को छोड़ के ये कहूँ कि जो एजुकेटेड क्लास थी वो भी इनसे ज़्यादा इंस्पायर नहीं थी, जो साउथ की पर्सनैलिटीज हैं वो भी इनसे इंस्पायर्ड नहीं थी। अब इसमें इम्पोर्टेंट जो पॉइंट रह रहा हुआ है कि वह साउथ इंडिया में इसका क्यों नहीं हुआ। तो इसमें तेरे को हमें याद रखना होगा कि साउथ इंडिया में इसके 2-3 कारण हैं। सबसे पहले तो ये है कि जो नॉर्थ इंडिया था उस टाइम पे, उसमें लैंड रेवेन्यू जो सेटलमेंट्स थे दे वर मोर डिमांडिंग। सेकंड, जो म्यूटिनी थी ये उसी से स्टार्ट करते हैं हम इस रिवोल्ट को। और जो उस टाइम पे आर्मी में जो था वो ज्यादातर आपकी नॉर्दर्न बेल्ट के पर्सन होते थे, या उस टाइम पे जो डिप्लॉय किए गए थे। तो गंगा यमुना दोआब की जो थी उसमें जो इनका मैं कहूँगा कि हनन हो रहा था या एक्सप्लॉयटेशन था वो मोस्ट था। तो वहीं के जो सोल्जर्स हैं अगर उन्हीं को एक्सप्लॉयट किया जा रहा है, उनकी फैमिलीज को लैंड रेवेन्यू के तहत, तो सबसे ज्यादा उन्हीं को फेस करना पड़ रहा है। तो गंगा यमुना दोआब में ही रिवोल्ट होगा। बात यही है कि जहाँ प्रॉब्लम है वहीं तो सोल्यूशन निकलेगा ना, वहीं पे तो वो प्राइज अप करेंगे। तो ये आपके 2 मोटे कारण हैं। अब लिमिटेड अपील है, ये सारे आपके कॉजेज ऑफ फेलियर्स में आ गए। अब जो अगला पॉइंट है इसी के अंदर वो ये है कि क्या इसका इम्पैक्ट रहा,
क्या इसकी सिग्निफिकेंस रही, इम्पैक्ट स्लैश सिग्निफिकेंस। तो इम्पैक्ट में तो हम देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस क्या है। एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस ये आया सबसे बड़ा तो कि EIC जो कंपनी अब तक रूल कर रही थी पेपर पे, उन्होंने अब पेपर पे ही क्राउन रूल स्टार्ट हो गया था। वैसे तो देखो पेपर पे मैंने इसलिए कहा क्योंकि क्राउन ही एक्चुअल में गवर्न कर रहा था करीब करीब आपका 1813 के बाद। EIC की पकड़ इतनी नहीं थी, EIC के ऊपर पहले ही बहुत ज्यादा लोन्स अमाउंट थे जो कि सैंक्शन थे क्राउन के थ्रू। तो अभी क्राउन का रूल स्टार्ट हो गया था 1857 के बाद, मतलब क्वीन आपकी मैजेस्टी है अब से। अब और जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस हुआ वो ये था, एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है वो इंडिया के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट में बैठेगा, जिनके अंदर 15 ब्यूरोक्रेट्स रहते थे। अब इस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का मतलब ये होगा कि काइंड ऑफ ही विल बी द वॉइस ऑफ इंडिया इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट, इसका मतलब ये था। अब और जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस थे वो आपका 1861 एक्ट में सारे झलकते हैं, जैसे कि पावर ऑफ गवर्नर जनरल आ गया यहाँ पे। वहाँ वैसे तो 1857 के बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपके लॉर्ड कैनिंग थे गवर्नर जनरल यहाँ पे, और 1857 से जब क्रांति खत्म हुई, पीस स्टैब्लिश हुआ, 1850 के बाद उनको वॉइस रॉय कहना स्टार्ट कर दिया, और जो पहले वॉइस रॉय थे वो भी लॉर्ड कैनिंग ही रहे। अब 1861 में जो पावर थी और वॉइस रॉय कह लो आप इसको डिफाइन कर दिया गया, मतलब कि एग्जीक्यूटिव पावर को लिमिट कर दिया गया है। जो आपके पोर्टफोलियो सिस्टम है इसको इंट्रोड्यूस किया गया कि इसका आप समझिए, जैसे हमारे यहाँ पे एजुकेशन मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर, पोर्टफोलियो सिस्टम होता है। तो बात ये है कि जो पावर अब तक अनडिफाइंड थी, धीरे धीरे क्राउन ने उसको डिफाइन करना स्टार्ट कर दिया है। अब पावर डिफाइन होगी तो वो एक रिस्पॉन्सिबल भी पावर होगी, वो अकाउंटेबल पावर होगी। तो इसके डेफिनेटली कुछ काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट अच्छे पहलू तो हुए हैं रिवोल्ट ऑफ 1857 के, और जो हमारे लिए, जो इंडियंस के लिए आज तक है, वो ये है कि दिस वाज द फर्स्ट स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये किसने पहली बार कहा था कि ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है? तो ये कहेंगे आप वीर सावरकर, ये इन्होंने पहली बार कोऑर्डिनेट किया था। अब फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में अगर आप इसको खाली रिवोल्ट की तरह भी देखते हैं तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ये हुई कि आने वाले जो नेशनलिस्ट, जो फ्यूचर जनरेशन थी, उन्होंने हम इससे हमेशा इंस्पिरेशंस मिली थी। आगे वाले जो भी आपके जैसे जैसे उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस करके एक्सट्रीमिस्ट कह लो या फिर जो हमारे पैसिफिस्ट थे, सबके लिए डिफिकल्टीज बढ़ाता गया था इंग्लिश कॉलोनियल रूल। तो उन्होंने यहाँ से काफ़ी सारी उनकी इंस्पिरेशंस आती थी। अब जो एक मेंस में आपका क्वेश्चन पूछा गया था वो यही है कि व्हाट वाज द डिस्कस द नेचर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो ये आपका लास्ट पॉइंट रह जाएगा इस टॉपिक का कि नेचर क्या है। तो इसमें आपको उसी चीज़ पे चला जाना है कि ब्रिटिश, इसका आंसर हम ऐसे अटेम्प्ट करेंगे कि ब्रिटिश हिस्टोरियंस तो जनरली कह रहे हैं और जनरली जो इंडियन हिस्टोरियंस कह रहे हैं, इंडियन नेशनलिस्ट हिस्टोरियन आप ये वर्ड यूज कर तो बेटर है। तो इंडियन ब्रिटिश हिस्टोरियंस कॉल्ड इट एज म्यूटिनी। कुछ ने इसका ये भी कहा कि ये फैनेटिक रिलीजियस वॉर है, कि इंडियंस जो हैं वो क्रिश्चियंस को पसंद ही नहीं करते हैं, वो बार्बरिक हैं, तो उन्होंने क्रिश्चियनाइजेशन के ऊपर अटैक कहा इसको। जैसे ये कहने वाले थे आपके लॉर्ड रीड, ये थे म्यूटिनी आपका जो कहा था वो सर होम्स ने कहा था। तो ये जो आपके हिस्टोरियंस के नाम है, अगर आप वहाँ पे लिख दोगे आंसर में तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा। इंडियन नेशनल हिस्टोरियंस में सर जादूनाथ सरकार है, तो मैं शॉर्ट में लिखता हूँ जे सरकार।
उन्होंने जो स्ट्रगल को डिफाइन किया वो ये था कि अनप्लैन्ड तो है बट आल्सो द फर्स्ट कोहेरेंट एक्सप्रेशन। और जो अपने फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं JLN जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने भी अपनी बुक में रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में कहा कि दिस वाज ए फ्यूडल अपराइजिंग अगेंस्ट द इंग्लिश। तो उन्होंने इसको फ्यूडल अपराइजिंग का नाम दिया। तो इसमें आपको करना क्या कि आप जैसे ही क्वेश्चन आए कि नेचर ऑफ रिवोल्ट, आप पहले ब्रिटिश हिस्टोरियंस के 2 पॉइंट समझाएंगे, आप फिर इंडियन नेशनल हिस्ट्री इनके समझाएंगे और बाद में आप कंक्लूजन में लिखेंगे कि डेफिनेटली इट वाज ए फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ द कोहेरेंट। जो आपने ये वर्ड है, क्यों देखो हम इंडियंस हैं, हम नेशनलिस्ट हैं, हम एक ऐसे एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं जो कि इंडिया के लिए है। ओबियसली हम म्यूटिनी तो नहीं कह सकते इसको, और म्यूटिनी था भी नहीं, तो हम जो कहेंगे इसको आप अपनी तरह से भी कंक्लूड कर सकते हैं कि डेफिनेट एक्सप्रेशन of Indians against the exploitation of colonialism, against the exploitation of colonialism। तो इस तरह का जो क्वेश्चन आएगा आपका नेचर, कॉज, रिवोल्ट, फेलियर के कारण, ये सब आपको वही है कि कुछ आप जो स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दोगे कि क्या बात है ये आपने जो क्वेश्चन पूछा है उसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले ही आप सोच लें कि जैसे कि मैं कहूँ कोजेज जो हैं, तो आप स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में लिखेंगे कि भाई जो कोजेज हैं वो इस तरह क्या थे कि सोशियो पॉलिटिकल में हम डिवाइड कर लेते हैं, ये आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। ये किस किस ने लीड किया, थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन में ये लिख देंगे। उसके बाद आप बॉडी में सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, मिलिट्री ये सब एक्सप्लेन करेंगे। और कंक्लूजन में आप इसमें देखो काफ़ी थीम्स में एंड कर सकते हो। कंक्लूजन में अगर वो कोई चीज़ पूछता है तो आप डेफिनेटली कह सकते हैं कि कॉलोनियलिज्म हो गया या डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, उनके खिलाफ ये एक एक्सप्रेशन था इंडियन का जो एक कोहेरेंट वे में आया। तो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।